नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ विजन 2035 पर राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। बिहार चुनाव की तैयारियां तेज, मुख्य चुनाव आयुक्त ने निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राजद पर तीखा हमला, बिहार में अपराध और नरसंहार का आरोप तेजस्वी पर। रूस पाक JF-17 इंजन विवाद, कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया खारिज। गाजा में बमबारी जारी, ट्रंप के आदेश को इजराइल ने किया दरकिनार, धड़ाधड़ बरसाए बम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की भारत यात्रा की। पीएम मोदी के न्योते पर वो 8 अक्टूबर से 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। 9 अक्टूबर को मुंबई में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होगी, जहां वो विजन 2035 के तहत भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। पीएम मोदी और स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी शामिल होंगे और वहां उद्योग जगत के लोगों से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी को नए मुकाम तक ले जाएगा। सर, स्टारमर का आना भारत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, ये जो दौरा हो रहा है किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, इसको समझना। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। 50% टैरिफ लगा दिया गया, 25% जिसमें जो है वो प्यूनिटिव टैरिफ है। भारत को दूसरे पार्टनर्स की आवश्यकता होगी, जहां ये जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका जो चीज़ों को कर रहे थे वो किसी और बाजार में हम बेच सकें। और इस लहजे से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स अलग करवट बदल रही है, हिंदुस्तान को नए दोस्तों, नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ों के लिए अब नए दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए इस संदर्भ में ब्रिटेन के साथ भारत का इस तरीके से हाथ मिलाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात और समझने की है कि जो विजन 2035 है, ये है क्या? ये दरअसल ब्रिटेन के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियल कुछ अंडरस्टैंडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, करार ऑलरेडी साइन किए जा चुके हैं, लेकिन 2035 तक ब्रिटेन और हिंदुस्तान के बीच बिना किसी टैरिफ बैरियर के वो व्यापार हो पाए, उसी की आधारशिला इस वक्त रखी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप जिस तरीके से भारत को झटका देने की वो कोशिश कर रहे थे, उससे नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमने कुछ सीख ली है। वो ये कि हमें अपने बाज़ार को, अपने प्रोडक्ट को, अपने एक्सपोर्ट को बाकायदा डाइवर्सिफाई करना होगा। नए मुल्कों के साथ हमें अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंध सुधारने होंगे। इस संदर्भ में ये जो दौरा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, अब बात बिहार चुनाव की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनावी रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और मैथिली में भी की। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग की प्राथमिकता निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराना है। उन्होंने वोटर लिस्ट से सही होने पर जोर दिया और अधिकारियों से कहा कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और फर्जी नाम हटाए जाए। आयोग ने संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती और बाहुबलियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा। ज्ञानेश कुमार ने युवाओं और महिलाओं से ज्यादा वोट डालने की अपील की। सर, चुनाव की घोषणा कब तक होगी? देखिए, आज ये लोग वापस दिल्ली आ गए और जो जानकारी आ रही है कल या परसों चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और सबसे 2-3 महत्वपूर्ण चीजें क्या है, वो ये कि कितने फेजेस में होंगी। अब तक 3 फेजेस में चुनाव वहाँ पे होते रहे हैं।
बताया ये जा रहा है कि शायद इस बार जो चुनाव के जो फेजेस होंगे उनकी संख्या कम होगी। 2 हो सकता है, या अगर एक ही बार में जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि अब कोई नक्सली वगैरह की समस्या है नहीं, एक बार में आप ये पूरा का पूरा चुनाव करवा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अननेसेसरी खर्च और परेशानियों से सब लोग बचेंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला चुनाव के संदर्भ में ये होने वाला है कि अगर एक फेज में होता है तो कुछ लोगों को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात, भयमुक्त और फेयर इलेक्शन, और इसमें जो एक नई बात सामने आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया उस मीटिंग में, वो ये कि जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है ये सबको दिखाना, उसमें जो तस्वीर डाली जाती है वो वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है। लेकिन बिहार में अब तक ये प्रचलन रहा है कि जो बुर्का नशी महिलाएं होती हैं, जो बुर्का पहन के आती हैं, उनके चेहरे को कोई चेक ही नहीं करता जी। क्योंकि बूथ के ऊपर महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी वो होती नहीं है। तो इस बार ये इंश्योर किया जाएगा कि हर पोलिंग बूथ पे आइदर बिहार पुलिस की महिला या फिर सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्सेस की महिला अधिकारी वहां पे मौजूद रहेंगे। मतलब ये बुर्का के जरिए बोगस वोटिंग जो होता था उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। जी, अब रुख करते हैं बिहार की सियासत की। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक राजद शासन बिहार के इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर था। नित्यानंद राय ने कहा कि उस समय अपराध, अपहरण, नरसंहार आम बात थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपहरण एक उद्योग बन गया था और लालू परिवार इसके संरक्षक थे। राय ने कहा कि राजद के शासनकाल में 18,000 से ज्यादा हत्याएं और 59 जातीय नरसंहार हुए। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वो इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेंगे। राय ने कहा कि आज जब चुनाव नजदीक है तो तेजस्वी बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। सर, नित्यानंद राय ने आज काफी गंभीर आरोप राजद और तेजस्वी पर लगाए हैं। देखिए, नित्यानंद राय एक यादव लीडर है। उनको भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाया इसलिए गया था कि एक यादवों के बीच उनकी साख बने और इसलिए उनको बार बार आगे किया जाता है। वो केंद्र में एक मंत्री भी हैं, बड़े लीडर भी हैं, और अब जब लालू यादव सीन से पीछे हैं तब तो नित्यानंद राय को तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। तब वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में एक सही लीडर के रूप में साबित कर सकेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बातें खटक सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो वो चुनाव जाति के आधार पे होता है। अगर आपको यादव होने की वजह से आपको बिहार में अध्यक्ष भी बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया, आपको प्राथमिकता दी जा रही है, तो फिर ये पार्टी भी अपेक्षा रखेगी कि आप यादवों के वोट्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ के लाएं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब एज ए लीडर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर सारे लोग मोदी के नाम से ही, अमित शाह के नाम से ही वहाँ पर राजनीति होगी तब तो इसका कोई माने मतलब नहीं है। और आप अगर कास्ट लीडर हैं तो फिर आपको तेजस्वी के ऊपर भी हमला करना पड़ेगा और यादवों का वोट उधर से महागठबंधन से काट के आपको अपनी तरफ भी लाना पड़ेगा। और इसीलिए वो आगे आकर तेजस्वी यादव के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, 1-2 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगी, तो अभी आप देखिए कि इस तरह की आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। वैसे शुरुआत प्रशांत किशोर ने कर दी, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर, वहाँ तमाम लीडर्स के ऊपर वो आक्षेप लगा रहे हैं। तो अभी प्रशांत किशोर के ऊपर भी आरोप लगेंगे, तेजस्वी यादव के ऊपर भी लगेंगे, बीजेपी, जेडीयू, ये सिलसिला इसकी शुरुआत हो गई है। जी, अब बात अंतर्राष्ट्रीय विवाद की।
रूस द्वारा पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट का इंजन देने की खबर ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया तो बीजेपी ने इसे झूठा करार दिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर रूस पाकिस्तान को एडवांस इंजन दे रहा है तो ये भारत की कूटनीति की हार है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि रूस ने ऐसे सभी दावों को खारिज कर दिया है और कांग्रेस फेक न्यूज से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। सर, एक बार फिर कांग्रेस ने विदेश नीति पर सवाल उठाए सरकार के। देखिए, कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाती है जी। आरोप लगाने के लिए इनके पास कोई तथ्य नहीं होता, सबूत नहीं होता। भाई किसने कह दिया? ये सोशल मीडिया पे आप लगा रहे हो भाई पाकिस्तान को रूस दे रहा है वो JK-17 का इंजन। अजीब कहानी है भाई। कहीं रूस से खबर आई, पाकिस्तान से खबर आई, ये किसने क्रिएट किया? आप नेशनल पार्टी फॉर गॉड सेक आप इस तरह की चीजों को, जिस खबर का न सिर है न पैर है, आप उसको लेकर के सवाल करने लग जाओगे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अफवाह की राजनीति करना शुरू कर चुकी है, उसमें महारत हासिल कर चुकी है। और कितनी गलत बात है कि आपके आरोपों का जवाब रूस के विदेश मंत्रालय से आता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई ऐसी कोई डील नहीं है, फेक न्यूज है। मतलब आप अपनी घटिया राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में आप रूस के साथ भी रिश्ते खराब करना चाह रहे हो। यह किस तरीके की राजनीति है? और एक कांस्टेंट चीज कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव में नजर आता है, वो जब भी इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा भी करते हैं, मालूम चलता है कि ये पाकिस्तान के फायदे में ही हर बार बात करते हैं। भाई अटैक किया हमने, तो कह दोगे भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो आपको खुश होना चाहिए। तो ये आ जाएंगे भाई सबूत दिखाओ, आ जाएंगे कहेंगे नहीं 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 कुछ हुआ नहीं था, कुछ पत्ते वत्ते गिरे थे, कोई लोग मरा नहीं। ये इस तरह की चीजें, तो ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान परस्त बयान, पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने वाला बयान, पाकिस्तान की तरफदारी करने वाला बयान जो कांग्रेस पार्टी देती है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब सवाल खड़े करने लग गए हैं कि मोदी को अटैक करते करते, मोदी का विरोध करते करते आप भारत के विरोध में आकर खड़े हो गए। जी। अब बात गाजा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बावजूद इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि हमारा शांति के लिए तैयार है और बमबारी रोकनी चाहिए, लेकिन इजराइल ने कार्रवाई जारी रखी। गाजा में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हालात बेहद खराब है। राहत एजेंसियों का कहना है कि गाजा में अब अकाल जैसे हालात बन गए हैं। हमास ने ट्रंप की शांति योजना पर सहमति जताई है। सर, अमेरिका को इग्नोर करते हुए इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला कर दिया है। देखिए, अमेरिका को इग्नोर नहीं किया जा रहा जी। ये पूरा का पूरा जो ट्रूस है, शांति की जो बात क्यों हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय एक पीस प्लान बनाया और इस पीस प्लान के ऊपर ये कहा कि भाई आप एग्री कर जाओ और सीज फायर हो जाएगा। तो इजराइल ने तो मान लिया, कतर ने, सऊदी अरब ने, UAE ने, पाकिस्तान ने, तुर्की ने, इजिप्ट ने, दुनिया भर के देश ने, भारत ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान का स्वागत किया, कहा कि भाई बढ़िया है, शांति आ जाए, युद्ध रुक जाए। लेकिन ये युद्ध रुकेगा कब? जब हमास भी मान ले और इजराइल भी मान ले। अभी तक सारे लोगों ने मान लिया, हमास ने नहीं माना। हमास ने हाफ हार्टेडली ये कहा कि हम जो हमारे पास बंधक है, जो हमने बना करके रखे हुए हैं, उसको हम वापस करने को तैयार हैं, लेकिन जो पीस प्लान है उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप अभी पीस प्लान को आपने माना नहीं है, तो जब तक आप पीस प्लान को मानेंगे नहीं तब तक शांति आएगी कहां से? अब शांति आएगी नहीं तो बमबारी चालू है। कल भी हुआ, आज भी हुआ, आज तो एक यूनिवर्सिटी को ही बिल्कुल बराबर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि मीडिया में यह बताया जा रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी जो है वहां पे बमबारी। अरे भाई बमबारी होगी, हमास जब तक उस पे एग्रीमेंट पे एग्री नहीं करेगा कि हाँ हम तैयार हैं,
ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स दिए हैं उस पर हम एग्री करते हैं, तब तक तो सीज फायर का कोई मायने मतलब नहीं है। और इसलिए इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है और इस तरह का दबाव दिया जा रहा है कि हमास जल्द से जल्द ये डिक्लेयर करे कि वो इस 20 पॉइंट के पीस प्लान को मानने को तैयार है। जब तक वो मानेगा नहीं तब तक इजराइल के तोप और गोले बंद होंगे नहीं। जी, इन मुद्दों पर तमाम जानकारी और सटीक एनालिसिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।